गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन हीट एंड ट्रांसफ़र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ फॉर रेडिएशन या विकिरण के लिए किरचॉफ का नियम। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो किरचॉफ का नियम है आपके इस सब्जेक्ट के अनुसार दो प्रकार के हैं। एक तो रेडिएशन के लिए किरचॉफ का नियम दिया गया है, और एक जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जो करंट है उसके लिए भी आपको किरचॉफ का नियम पढ़ना है। उसके दो नियम हैं, KCL और KVL, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द किरचॉफ लॉ फॉर रेडिएशन। तो किरचॉफ ने यहाँ पर क्या बताया था वो देखिए कि किसी भी वस्तु के लिए किसी भी ताप पर उत्सर्जन क्षमता व अवशोषण क्षमता के मध्य एक संबंध होता है। तो आप इसको यूँ समझिए कि कोई भी एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको अगर आप गर्म कर रहे हैं या गर्म करने के बाद में उसको किसी भी परिवेश के ताप में, वातावरण में ताप में छोड़ दिया है, तो या तो वह विकिरण को उत्सर्जित कर रही होती है या फिर वह अवशोषित कर रही होती है। तो जो विकिरण का उत्सर्जन और अवशोषण है उनके बीच में एक संबंध होता है। और वैसे प्रीवियस ने बताया भी था कि कोई भी वस्तु एक नियत ताप के ऊपर विकिरणों का उत्सर्जन भी करती है और उसी ताप पर अवशोषण भी करती है। दोनों काम साइमल्टेनियसली या समान रूप से, सतत रूप से एक साथ चलते रहते हैं। तो देखिए इसमें जो किरचॉफ का जो एक्यूरेट स्टेटमेंट है जो वह क्या है। किरचॉफ के अनुसार किसी निश्चित ताप T केल्विन पर सभी वस्तुओं की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता स्मॉल ई लेम्डा व एक वर्णी अवशोषण क्षमता मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्शन पावर स्मॉल ए लेम्डा का अनुपात एक ही होता है तथा यह उसी ताप यानी कि T केल्विन पर कोई आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के समान होता है। तो ये बताया गया है कि किरचॉफ के अनुसार कि कोई भी एक बॉडी है वह किसी भी ताप T पर है, नियत ताप T पर है, तो उसके लिए उसकी स्पेक्ट्रम जो एमिशन पावर है वह है और उसकी मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्शन पावर है, उन दोनों का जो अनुपात है वह नियत रहता है। और वह अनुपात किसके बराबर होता है? वह किसी भी ब्लैक बॉडी जो कृष्णिका है उसके एमिशन पावर के बराबर होता है, जो कि कांस्टेंट रहता है। तो इसका अपन देखेंगे, प्रूफ देखेंगे एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एक वर्णी शब्द दिया गया है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब किसी एक ही वेवलेंथ की। जब अपन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर तो बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। इसमें देखिए इंफ्रारेड, IR, माइक्रोवेव, विजुअल, माइक्रो UV, FM रेडियो, गामा रे, एक्स रे। तो उसमें से कोई भी एक खास वेवलेंथ चूज करनी है। तो यहाँ पर अपन थर्मल की बात करें, थर्मल रेडिएशन की। तो थर्मल रेडिएशन है, उस थर्मल रेडिएशन के एक खास वेवलेंथ जैसे कि उसकी वेवलेंथ नियत हो, उस वेवलेंथ को अपन यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। अर्थात उसमें अपन अगर बात करेंगे तो D लेम्डा जो विस्तार होता है वो अप्रोक्सीमेट अपन 0 मानते हैं। एक नियत वेवलेंथ होती है उसमें, हमें ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं कि उन्होंने कहा ये सही है या गलत है। तो एक अपन ने कोई भी सरफेस लिया है, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट लिया है। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि जैसे एक धातु के टुकड़े को आपने गर्म किया, धातु के टुकड़े को अगर आप गर्म करते हैं तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का अवशोषण किससे करता है? उसके परिवेश से, सराउंडिंग से, वातावरण से। तो वातावरण क्या है? अगर किसी भट्टी में गर्म कर रहे हैं तो भट्टी उसके लिए वातावरण है। तो साम्य अवस्था के अंदर जब साम्य अवस्था होती है, थर्मल साम्य अवस्था होती है, उसमें साम्य अवस्था होती है, उस वक्त उस भट्टी से दी गई ऊष्मा और उसके द्वारा जो धातु का टुकड़ा उसके द्वारा ली गई ऊष्मा दोनों समान होती हैं। यही बात अपन यहाँ पर प्रूव भी करेंगे। देखिए कि ये कोई भी एक सतह है, उस सतह का जो एरिया है वह मैंने यहाँ पर कैपिटल A मान लेता हूँ, और उसकी जो अवशोषण क्षमता है वह A लेम्डा मान लेता हूँ, उसकी जो उत्सर्जन क्षमता है वह मैं E लेम्डा मान लेता हूँ। इस पर कोई DQ एनर्जी का, कोई भी DQ एनर्जी का एकांक समय के लिए DQ जो एनर्जी है, एनर्जी या DQ इसलिए कि एनर्जी है वह समय के साथ में परिवर्तित हो रही है। तो किसी भी समय के लिए DQ एनर्जी के लिए जो वेवलेंथ है एक खास रेंज की वेवलेंथ की, लेम्डा से लेम्डा प्लस D लेम्डा रेंज की जो वेवलेंथ है। ध्यान रखिए मोनोक्रोमेटिक है, इसलिए D लेम्डा का मान 0 एक्यूरेट नहीं है, 0 की तरफ है, एकदम खास मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है। तो लेम्डा से लेम्डा प्लस D लेम्डा रेंज की परास की वेवलेंथ की जो थर्मल रेडिएशन है वो इस पर आपतित हो रहा है, डाला गया है। तो आपतित होने के बाद में क्या होगा? जैसे ही सतह पर आपतित होता है तो इस सतह के अनुसार क्या होना चाहिए? 3 प्रकार की प्रोसेस होंगी, अवशोषित होगा, पारगमित होगा और परावर्तित होगा। तो यहाँ पर पारगमन वाली प्रोसेस अपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको ओपेक मान रहे हैं, मतलब ओपेक का मतलब होगा जो पारगमित ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि इस जो सरफेस है, इस सरफेस की जो अवशोषण क्षमता है वह A लेम्डा है,
अब ए लेमडा है, इसकी अवशोषण करने की जो दर है वह है, जो अच्छा कैपेसिटी है वह है, तो यह डी क्यू जो रेडिएशन आ रहा है, जो ऊर्जा आ रही है, उसमें से कितनी ऊर्जा अवशोषित कर लेगी, उसमें से कर लेगी ए लेमडा डी क्यू, इतनी अवशोषित कर लेगी। कुल ऊर्जा कितनी है, डी क्यू, इतना रेडिएशन की एनर्जी है, उसमें से ये वाली अवशोषित होगी, तो बची कितनी, डी क्यू माइनस ए लेमडा डी क्यू, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो देखिए बचने के जो बची कितनी है, डी क्यू माइनस ए लेमडा डी क्यू, तो उसको कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए लेमडा इंटू डी क्यू, ये इसकी रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है, और यह है ए लेमडा डी लेमडा, ए लेमडा डी क्यू, यह अवशोषित है। अब देखिए माना किसी भी वस्तु माना ये जो वस्तु है, इस वस्तु की सतह पर, ध्यान रखिए वस्तु की सतह पर क्षेत्रफल एकांक ले रहे हैं, अगर क्षेत्रफल एकांक नहीं ले रहे हैं तो इससे ए का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल एकांक है तब कि माना वस्तु की सतह पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, अगर अपन टाइम को भी एकांक सेकंड नहीं लेंगे तो टाइम से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा टी से, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी वस्तु की सतह पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा वेवलेंथ प्रास के लिए डी क्यू ऊर्जा विकिरण आपतित होते हैं, जो कि डायग्राम में मैंने आपको बताया। ओके, तब उस वस्तु की सतह पर जो अवशोषण होगी ऊर्जा, जो अवशोषित विकिरण होंगे, जो अवशोषित ऊर्जा होगी वह कितनी होगी, वह अवशोषित ऊर्जा होगी वह होगी ए लेमडा डी क्यू, क्योंकि उस वस्तु की अवशोषण क्षमता है वह ए लेमडा दे रखी है, ठीक है। शेष बचे हुए विकिरण कितने होंगे, तो कुल ऊर्जा माइनस अवशोषित ऊर्जा बराबर शेष ऊर्जा, और वह होगी परावर्तित ऊर्जा। तो शेष विकिरण होंगे डी क्यू माइनस ए लेमडा डी क्यू बराबर डी क्यू इंटू 1 माइनस ए लेमडा, भाग है वह परावर्तित होगा, यह परावर्तित ऊर्जा होगी। अब देखिए ये तो हो गई उस सतह के लिए अवशोषण की बात। अब चूंकि वह सतह है उसी ताप के विकिरण का उत्सर्जन भी करती है, तो उत्सर्जन भी वही एकांक समय के लिए एकांक क्षेत्रफल से मानेंगे। तो उसी सतह के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, अब ध्यान दें कि वह खास उसी, जरूरी नहीं है कि वह खास उसी ऊर्जा के विकिरण अवशोषित करे, वह स्पेक्ट्रम एक स्पेक्ट्रम में कर सकती है कम ज़्यादा के। तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा है, तो लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा प्रास के लिए वेवलेंथ के लिए एकांक क्षेत्र वाले पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा कितनी होगी। अब देखिए लेमडा से डी लेमडा प्रास के हैं, तो जो रेंज होगी वो डी लेमडा हो जाएगी, स्पेक्ट्रम ही है इसलिए स्पेक्ट्रम हो सकता है, एक फैलाव वाले रेंज में हो सकता है, और उसकी उत्सर्जन क्षमता कितनी है ई लेमडा, और जो विकिरण आ रहे हैं वो डी लेमडा है, तो ई लेमडा डी लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, और वो कुल उत्सर्जित विकिरण होंगे। तो अपने पास में उस वस्तु के लिए आपतित विकिरण का मान, अवशोषित विकिरण का मान, परावर्तित विकिरण का मान और उत्सर्जित विकिरण का मान, चारों चीज़ें आ गई। ये खासतौर पर ध्यान रखने योग्य बात है। आपतित विकिरण है डी क्यू, अवशोषित विकिरण है ए लेमडा डी क्यू, परावर्तित विकिरण है 1 माइनस ए लेमडा डी क्यू, और सेम समय के लिए एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय के लिए समान ताप पर उत्सर्जित विकिरण का मान है ई लेमडा डी लेमडा। अब अपन ने ये माना है कि जो भी अपन ने सरफेस लिया है, जो भी सिस्टम लिया है, जो बॉडी लिया है, जो भी निकाय लिया है, वह एक परिवेश में बंद है। परिवेश बोले एक वातावरण वाले भाग में, खुले में नहीं है। सपोज कीजिए कि वह किसी भी एक भट्टी में बंद है, एक रूम में बंद है, या किसी भी एक ऐसे चैम्बर में बंद है, एक तो उस चैम्बर में बंद है तो रखा गया है, और उसके साथ में वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब उसमें साम्य अवस्था में। उसमें साम्य अवस्था का मतलब होता है न लेना न देना, बराबर, जितना एनर्जी ले रहा है उतनी एमिट कर रहा है, तो वह उसमें साम्य अवस्था में। तो उसमें साम्य अवस्था में होने का मतलब क्या होता है, उसमें साम्य अवस्था का मतलब आप ये देखिए कि एक बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा है वह किसी भी एक धातु के टुकड़े के साथ में कांटेक्ट में आता है, तो दोनों का तापमान अलग अलग होता है। थोड़ी देर के बाद में दोनों का तापमान एक जैसा हो जाता है, तो वो दोनों उसमें साम्य अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार से तो जब उसमें साम्य अवस्था में है तो उस वस्तु की सतह का ताप और जो परिवेश, जो सराउंडिंग, जो इनक्लोजर है, उसका तापमान समान होंगे। समान होने का इसका मतलब है इस समय वस्तु प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल जितने विकिरण उत्सर्जित करेगी उतने ही अवशोषित करेगी। सीधी सी बात है, न लेना न देना, जितने उत्सर्जित उतने अवशोषित। जो सराउंडिंग है, जो परिवेश है, जिस इनक्लोजर में बंद है, वह जितनी ऊर्जा उसको दे रहा है सरफेस को, उतनी ही वह सरफेस वापस
ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है। ये देखिए इस डायग्राम के अनुसार यह है जो अपना सरफेस था और यह किसी एनक्लोजर में बंद है। तो इसका जो तापमान है सराउंडिंग का, सपोज T0 मान लिया और इसका T मान लिया, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यह इसको एनर्जी दे रहा है, यह अवशोषित कर रही है, वापस उत्सर्जित कर रही है, तो दोनों साम्य अवस्था में आ गए, बराबर हो गए। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि आप ठंडे और गर्म पानी को मिलाएंगे, तो ठंडे और गर्म पानी को मिलाने के बाद में जब उसको अच्छे से हिला के मिला देंगे तो दोनों साम्य अवस्था में आ जाएंगे। तो दोनों का तापमान है वो ठंडे और गर्म पानी अगर समान मात्रा में मिलाएं, सपोज कीजिए 1 लीटर गर्म पानी 30 डिग्री पर है और दूसरा 1 लीटर गर्म पानी जो ठंडा पानी है वो 0 डिग्री पर है या फिर 15 डिग्री पर है, तो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का एवरेज टेम्परेचर वो 30 प्लस 15 मिला के हो गया 45 डिवाइडेड बाई 2, तो वो लगभग 22.5 डिग्री के ऊपर तापमान होगा साम्य अवस्था के अंदर। तो ठीक है, ऐसी जब साम्य अवस्था में है तो जो वस्तु का ताप है वह परिवेश के ताप के बराबर होगा। इसका मतलब वस्तु के द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा विकिरण के वस्तु के द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के बराबर होनी चाहिए। सीधी सीधी बात है जब साम्य अवस्था में है। और अपन को अभी अपन ने पता किया था कि उस सरफेस के लिए अपने पास में आपतित विकिरण, अवशोषित विकिरण, परावर्तित विकिरण और ये उत्सर्जित विकिरण, जो चारों मान अपने पास में पता है। तो अवशोषित विकिरण की मात्रा कितनी है? अवशोषित विकिरण की मात्रा है A लैम्डा DQ और उत्सर्जित विकिरण की मात्रा कितनी है? E लैम्डा D लैम्डा। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, तो देखिए ये मान आ गया। ये तो हो गई है अवशोषित विकिरण की मात्रा और ये उत्सर्जित विकिरण की मात्रा बराबर हो गई है। अब बराबर करने के बाद में इस इक्वेशन को आप हल करेंगे तो देखिए आता है, इसको इसके नीचे लेके आइए और डी लैम्डा को इसके नीचे, तो आ जाएगा E लैम्डा बटे A लैम्डा बराबर DQ बटे D लैम्डा। अब दो चीज़ें देखिए कि E लैम्डा है आपकी जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और ये है एक वर्णी अवशोषण क्षमता। इन दोनों का अनुपात है वो किसके बराबर है? वो है DQ बटे D लैम्डा। DQ क्या है? आपतित ऊर्जा। आपतित ऊर्जा वो वस्तु की सतह पर निर्भर नहीं करती है या पदार्थ के जो प्रकृति उस पर निर्भर नहीं करती है, वो तो अपन आपतित कर रहे हैं, उस पर कितनी ऊर्जा डाल रहे हैं। वो जो D लैम्डा है जो एनर्जी रेंज है वह भी वस्तु के उस पर निर्भर नहीं करती है नेचर के ऊपर। इसका मतलब DQ बटे D लैम्डा है वो जो दी गई वस्तु है सरफेस है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसके लिए ये मान है वो नियत होगा। तो ये वैल्यू अपना पे क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो तब DQ व D लैम्डा वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते था, ये दोनों किसी भी दी गई वस्तु के लिए नियत होंगे, अर्थात DQ बटे D लैम्डा बराबर नियत मान होगा। तो नियत मान होगा तो इस इक्वेशन में देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू रखिए E लैम्डा बटे A लैम्डा इज इक्वल टू DQ बटे D लैम्डा बराबर कांस्टेंट। ये मान आ गया ना। और यही अपना जो स्टेटमेंट है, आधा स्टेटमेंट ये भी, यही तो अपना किर्चॉफ रेडिएशन लॉ का जो स्टेटमेंट है कि जो किसी भी ताप के ऊपर किसी वस्तु के लिए जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है वह और एक वाणी अवशोषण क्षमता है, उन दोनों की जो निष्पत्ति उसका अनुपात है वो एक होता है, नियत होता है। और वो किसके बराबर होगा? वह उसी ताप पर किसी ब्लैक बॉडी, किसी कर्षणिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। तो अब देखिए इसको अपन ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता के बराबर करने की कोशिश करते हैं। यदि जो दिया गया सतह है, जो दिया गया सरफेस है वो किसी भी कर्षणिका का हिस्सा, ब्लैक बॉडी एकदम प्योर जो 99% रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है और उसी ताप पर एमिट भी करती है, एनर्जी लॉस मिनिमम करती है। वैसे इस दुनिया में अभी तक शुद्ध प्योर ब्लैक बॉडी जो सभी विकिरणों को उत्सर्जित कर ले और सभी को अवशोषित कर ले, ऐसा बना नहीं है। प्लेटिनम की जो देखिए ब्लैक बॉडी है वह भी 99% या काजल है जो एकदम से प्योर काला है, उसको भी एकदम प्योर ब्लैक बॉडी के रूप में अज्यूम नहीं करते हैं अपन। तो दिया गया ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक बॉडी है, एकदम शुद्ध रूप से ब्लैक बॉडी है, कर्षणिका। ब्लैक बॉडी बोलते तो कर्षणिका, भगवान श्री कृष्ण के नाम के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रों के अंदर काला बोला गया है ना, इसलिए कर्षणिका ब्लैक बॉडी। ओके, अब देखिए अगर यह शुद्ध रूप से है वह कर्षणिका है, हमने 100 रूप से आइडियली कर्षणिका या ब्लैक बॉडी मान लिया, तो उस पर आपतित होने वाले सारे विकिरण क्या हो जाएंगे? अवशोषित हो जाएंगे। और अपन ने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, तो क्या था? R + A + T बराबर 1। यह तो था उत्सर्जन रिफ्लेक्शन पावर, अवशोषण पावर, एब्जॉर्प्शन पावर, यह ट्रांसमिशन पावर। तो अगर शुद्ध रूप से वह ब्लैक बॉडी है तो उसके लिए अवशोषण पावर का मान होगा वह 1 होगा, बाकी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन उसमें से 0 होंगे। तो उसके लिए जो अवशोषण क्षमता है उसको 100% मानेंगे तो उसका मान 1 हो गया।
ओके। और कर्षणिका के लिए जो उत्सर्जन पावर है उसको अपन उसके जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन पावर है उसको कर्षणिका की उत्सर्जन पावर के बराबर मानते हैं, जो कि अपन ने आप कैपिटल ई लेमडा माना गया है। तो कैपिटल ई लेमडा जो ब्लैक बॉडी है उसकी उत्सर्जन पावर है वह किसके बराबर हो जाएगी, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन पावर के बराबर हो जाएगी, एमिशन पावर के बराबर। तो कैपिटल ई लेमडा बराबर स्मॉल ई लेमडा हो जाएंगे। अब देखिए ए लेमडा का मान 1, स्मॉल ई लेमडा का मान कैपिटल ई लेमडा रख दीजिए और इस सूत्र में रखिए। तो ई लेमडा बटे ए लेमडा बराबर ई लेमडा कैपिटल, यहाँ पर देखिए इसको कहता हूँ मैं कैपिटल ई लेमडा, ए लेमडा का मान बटे 1 बराबर डी क्यू बटे डी लेमडा। तो इसका मतलब हो गया डी क्यू बटे डी लेमडा का मान ई लेमडा, और यहाँ पर डी क्यू बटे डी लेमडा का मान है ई लेमडा ए लेमडा। तो सीधा सीधा मतलब है कि ई लेमडा बटे ए लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा। यह अपना जो डिडक्शन हो गया है जो किरचॉफ का रेडिएशन लॉ है उसके अनुसार। किरचॉफ का रेडिएशन लॉ क्या था, किसी भी नियत ताप के लिए किसी भी सतह के लिए जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है वह एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता के साथ में जो निष्पत्ति बनाती है इन दोनों का जो अनुपात है वह एक ही होता है, और वह जो अनुपात है वह उसी ताप पर किसी भी कर्षणिका के लिए उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। तो यह हो गया है अपना ई लेमडा बटे ए लेमडा बराबर कैपिटल ई लेमडा। यह हो गया है किरचॉफ का रेडिएशन लॉ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिख भी दिया है, ई लेमडा बटे ए लेमडा बराबर ई लेमडा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी केल्विन द रेशियो ऑफ एमिशन पावर ई लेमडा टू अब्जॉर्प्शन पावर ए लेमडा विल बी कांस्टेंट फॉर एनी गिवन बॉडी या ऑब्जेक्ट एंड दैट विल be equal to E lambda, that will be equal to E lambda and which is constant। कहने का मतलब किसी भी ताप T केल्विन पर किसी भी सतह के लिए जो E लेमडा और A लेमडा है उन दोनों का अनुपात है वो नियत रहता है, वह उसी ताप पर किसके समान होता है, कैपिटल E लेमडा के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी सूत्र से आप सीधा सीधा देखिए कि अगर ये मान तो नहीं है तब किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए, इसका मतलब क्या होगा, ई लेमडा समानुपाती ए लेमडा, अर्थात उत्सर्जन क्षमता है वह अवशोषण क्षमता के समानुपाती होती है। तो सीधा सीधा मतलब ये होगा कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ए गुड एमिटर्स आर गुड अब्जॉर्बर। तो ये बात ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो ब्लैक कलर है उसको रेडिएशन का अच्छा अब्जॉर्बर माना गया है कि वह हीट को अच्छा अब्जॉर्व करता है, लेकिन वह हीट को अच्छी एमिट भी करता है उसी ताप के ऊपर। तभी तो आप प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो धूप में अपन को नंगे सिर क्यों नहीं चलना चाहिए, सिर के ऊपर छाता यूज करते हैं अपन, या कैप पहनते हैं, या कुछ भी अपने सिर को ढक लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि अपने जो बाल होते हैं वो काले होते हैं, बाल काले होने की वजह से वो धूप से जो एनर्जी मिल रही है हीट ऊर्जा उसको अवशोषित करते हैं और शरीर में एक्स्ट्रा हीट चली जाती है जो कि बीमार करने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए बोलते हैं कि लू लगना, जो धूप लगती है तो उसको अपन इसको समझा सकते हैं। तो इसलिए धूप के टाइम होता है और उसके लिए धूप के अंदर नॉर्मली अपन को सफ़ेद छाते काम में लेनी चाहिए, ऐसे छाते काम में लेनी चाहिए जिनका कलर सफ़ेद हो, क्योंकि अगर काला रंग है वो बहुत अच्छा अवशोषक है तो सफ़ेद रंग अच्छा रिफ्लेक्टर भी है। तो अगर आप सफ़ेद कलर के छाते काम में लेते हैं तो वो आपको रिफ्लेक्शन कम से कम देंगे। नॉर्मली घरों को जो रंग भी करते हैं तो उसका कलर का ध्यान भी अपन को कोशिश करनी चाहिए कि वह मैक्सिमम से वाइट हो। तो वाइट कलर होने की वजह से वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और क्या है कि जो घर के कमरे हैं वो बाकी और कलर की तुलना में थोड़े से ज़्यादा ठंडे रहेंगे। इस बात को अपन इस थियरी के आधार पर अपन कुछ चीज़ें और समझा सकते हैं, इसके एप्लीकेशन हैं। तो इसकी एक अच्छा एप्लीकेशन क्या है कि एक धातु की बॉल है, एक धातु की बॉल को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में वो रफ तप्त हो जाती है, एकदम से हॉट रेड। ओके, उसके बाद में अगर उसी धातु की बॉल को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो उस पर एक प्लेटिनम का काला धब्बा बना देते हैं और काला धब्बा बनाने के बाद में उस धातु की बॉल को दोबारा गर्म करते हैं और फिर उसे एक किसी कमरे में रख देते हैं तो देखते हैं कि उस धातु की बॉल की तुलना में वो काला धब्बा ज़्यादा चमकता है, क्योंकि प्लेटिनम होता है वह सेम ताप पर धातु की तुलना में ज़्यादा
रेडिएशन का अवशोषण करता है और फिर किसी दिए गए ताप के ऊपर वह धातु की तुलना में ज़्यादा रेडिएशन का एमिट भी करता है, क्योंकि गुड एमिटर्स आर गुड ऑब्जर्वर। इस चक्कर में वो ज़्यादा शाइनिंग उत्पन्न करता है। ऐसे ही देखिए, जो रेड ग्लास होते हैं, जो लाल ग्लास होते हैं, लाल कांच होते हैं, उनको जब गर्म करते हैं तो वो ग्रीन ग्लास की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि लाल ग्लास के लिए जो एमिशन पावर होती है, जो एमिसिव पावर होती है, एमिशन पावर होती है, वो ग्रीन लाइट के लिए ज़्यादा होती है, ग्रीन लाइट के लिए वो ज़्यादा होती है। इसी चक्कर में वो लाल ग्लास है ना, वो नॉर्मली गर्म करने पर हरे कलर के दिखाई देते हैं। तीसरा इसके लिए होता है फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट। नॉर्मली अभी शायद आपके सिलेबस का हिस्सा ना हो, लेकिन उसको यूँ समझ लीजिए, सोडियम होता है, सोडियम एक मटेरियल है जो कि नॉर्मली ज्वलनशील होता है, पानी के साथ कॉन्टेक्ट आने पर सोडियम नॉर्मली सॉल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड अपन नमक काम में लेते हैं, लेकिन प्योर सोडियम होता है उसको नॉर्मली केरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है एक प्रकार से, जैसे वो मॉइस्चर में आएगा आग कर देगा। तो जो सोडियम वेपर है, सोडियम लैम्प भी काम में लेते हैं, नॉर्मली पीले कलर की लाइट देते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट में लगे होते हैं, आजकल उनको एलईडी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो सोडियम की जो वेपर है, सोडियम वेपर का जब स्पेक्ट्रम लिया जाता है किसी टेम्परेचर पर, तो देखा गया है कि नॉर्मली तो वह कंटिन्यूस दिखाया जाता है सतत, लेकिन खास तौर पर अगर उसे एनर्जी दी जाए एक टेम्परेचर के ऊपर, तो उसकी जो लाइट है वह दो अलग अलग भागों में डिवाइड होती है। दो एक बीच में पतली सी गैप के साथ में एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसको D1 और D2 लाइन बोलते हैं। येलो लाइट जो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसको मुझे एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन एक्यूरेट साइज 591 और 592, 590 और 591 या 592, इतना मतलब एक एंगस्ट्रम का गैप होता है, इतनी कंटिन्यूस होती है वो। एक एंगस्ट्रम गैप से दोनों ये लाइटें D1 और D1 जो स्पेक्ट्रम है वो इसमें एक डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे को। तो वह भी पता चलता है कि जब उसी सोडियम वेपर को, ठंडी सोडियम वेपर को, वाष्प को जब नॉर्मली वाइट लाइट से करते हैं, तो वह उन्हीं स्पेक्ट्रम की ऊर्जा को, उन्हीं वेवलेंथ की ऊर्जा को ग्रहण करती है जहाँ पर पहले से ही वो स्पेक्ट्रम लाइट दिखाई दे रही थी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेक्ट्रम है सोडियम की डबल लाइन है, उसको अपन इसके द्वारा इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक सिंपल केस है, और वो सिंपल केस यह है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि केस भी बोल सकते हैं, एक न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं, कि एक छोटा सा बंद कमरा है, उस बंद कमरे का जो तापमान है वह T0 दिया गया है, ओके, और उसके अंदर एक कर्षणिका रखी गई है, ब्लैक बॉडी, और उसका तापमान है वो T है, ठीक है, ब्लैक बॉडी, BB का मतलब ब्लैक बॉडी, और उस बंद कमरे के अंदर एक होल है, उस होल के द्वारा इस कर्षणिका के ऊपर सूरज की जो प्रकाश है, सनलाइट है, वो सन रेडिएशन है, वो आपतित किया जाता है, डाला जाता है। तो इसके बारे में इसकी व्याख्या करनी है। T भी कांस्टेंट है, जो ब्लैक बॉडी उसका तापमान है वो नियत है, और जो T0 है वो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो इनक्लोजर का तापमान है वह है। तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है, तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखिए। ब्लैक बॉडी है, सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही सूरज की लाइटें इस पर आपतित नहीं हो रही हैं, तो जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है वह है, क्योंकि ज़्यादा गर्म है, तो नॉर्मली T ग्रेटर देन T0 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल ब्लैक बॉडी से जो ऊर्जा है वह उत्सर्जित हो रही है, तो ब्लैक बॉडी अब रेडिएशन को आउट कर रहा है, तो इससे रेडिएशन आउट हो रहा है, और इसके एम्बिएंट टेम्परेचर, जो एम्बिएंट माहौल है, सराउंडिंग माहौल है, उसकी तरफ जा रहा है। तो ब्लैक बॉडी है वो सारे के सारे रेडिएशन को, उस पर गिरने वाले रेडिएशन को अवशोषित करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, क्योंकि ध्यान रखिए ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता दोनों 1-1 है। नॉर्मली अवशोषण भी वो तापमान पर पूरा करती है, पूरा ही वह उत्सर्जित करती है, उसकी रिफ्लेक्शन पावर 0 होती है। यहाँ पर T0 और T समान नहीं है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों उसमें साम्य अवस्था में नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनिशियली जब सूरज की लाइट होती है, सूरज की लाइट है वो इस पर नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक बॉडी का जो तापमान है, जो कर्षणिका का तापमान है, वह जो सराउंडिंग का तापमान है उसकी तुलना में ज़्यादा है। तब देखिए जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी, उत्सर्जित पावर होगी, एमिटेड पावर पर यूनिट एरिया होगी ब्लैक बॉडी से, वह जो उस पर आपतित ऊर्जा है उसकी तुलना में ज़्यादा होगी, क्योंकि आपतित ऊर्जा तो हो ही नहीं रही है, उस पर कोई ऊर्जा आपतित हो ही नहीं रही है। ऊर्जा आपतित हो भी रही है तो वो किससे हो रही है? वह हो रही है सराउंडिंग के द्वारा। सराउंडिंग का तापमान तो कम है, तो तापमान कम है और ब्लैक बॉडी का तापमान ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉडी पर जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो कम, और वह जो ऊर्जा डाली जा रही है वह कम, और वह उत्सर्जित ज़्यादा करे, तो रेडिएशन है वह बाहर की तरफ निकलता रहेगा। तो नेट फ्लो इज होगा आउट ऑफ ब्लैक बॉडी होगा। जब सूरज की ऊर्जा उस पर डाली जाती है, ब्लैक बॉडी पर सूरज की ऊर्जा डालते हैं, तब वह सूरज की एनर्जी को अवशोषित करना चालू कर देती है।
उस पर जो फोटॉन्स हैं उनको अवशोषित करती है। तो इससे क्या होगा, तो ब्लैक बॉडी के ऊपर जो रेडिएशन है वह डाला जाएगा और उससे वह उसको अवशोषित करेगी। तो अवशोषित करने के कारण से क्या होगा कि किसी दिए गए समय यूनिट टाइम के अंदर ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा है सबसे पहले बढ़ेगी। तो इसकी जो इस पर जो टेम्परेचर है, जो ऊर्जा है, वह विद रिस्पेक्ट टू एम्बिएंट टेम्परेचर वह उस पर बढ़ेगा। सो द पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी डिपेंड ऑन टेम्परेचर T। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे उसके सूरज की ऊर्जा उस पर आपतित हुई तो उसने ऊर्जा को ग्रहण किया और उस पर क्या है कि पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी होगी, वह तापमान पर निर्भर करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ब्लैक बॉडी का तापमान है वो अपने नियत माना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन तो जो ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा होगी वो भी नियत होगी। तो ये फिनोमेना भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए इस बात के लिए। अब देखिए कि जो ब्लैक बॉडी पर सूरज की ऊर्जा है कंटिन्यूस उसके ऊपर वह ऊर्जा आपतित हो रही है। तब देखिए उसमें जो ब्लैक बॉडी के द्वारा जो एनर्जी गेन है, एनर्जी गेन ब्लैक बॉडी के द्वारा जो ग्रहण किया गया है वह धीरे धीरे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है? क्योंकि जो सराउंडिंग का तापमान है वह तो कम है, साम्य अवस्था में तो नहीं है। तो ब्लैक बॉडी ऊर्जा ग्रहण कर रही है सनलाइट से, लेकिन जो ऊर्जा ग्रहण करके जो उसने ऊर्जा लब्धि प्राप्त की, एनर्जी गेन लिया है, वह एनर्जी वह लॉस्ट हो रही है एक मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि जो रूम टेम्परेचर T0 है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, उनके मध्य इंटरेक्शन के कारण से। ये बात इस पर ध्यान रखिएगा। ऑल्दो ब्लैक बॉडी है वह विजिबल लाइट को भी अवशोषित करेगी, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस सूरज की स्पेक्ट्रम है उसमें विजिबल लाइट भी तो होती है, सारे स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। देन टेम्परेचर एंड एमिशन स्पेक्ट्रम शुड बी अगेन कांस्टेंट। एनर्जी लॉस्ट होने के बाद में भी ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर नियत ही रहेगा। रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी इन यूनिट टाइम इज 0। ये फिनोमेना भी ध्यान रखिएगा इसके लिए। तो ये जो ब्लैक बॉडी है उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें अवशोषण या उत्सर्जन ही होगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी का रिफ्लेक्शन कांस्टेंट 0 है और यह हमेशा समय के सापेक्ष नियत ही रहेगा। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। तो ब्लैक बॉडी के लिए खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये इस सिस्टम में कि जो भी तापमान है वह हमेशा नियत रहेगा। उस पर अवशोषित सनलाइट डालने के बाद में भी उसमें रिफ्लेक्शन होने के रिफ्लेक्शन 0 है, अवशोषित उत्सर्जन के बाद में उसका तापमान 0 होगा, तापमान नियत रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और उससे जो एमिटेड एनर्जी होगी वह भी नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके लिए ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।